बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरहान शाह और आप देख रहे हैं फरहान शाह वीलॉगर। मेरे ये वीलॉग जो है काफ़ी अरसे बाद आया है और आप सबको पता था जैसे कि मैं पाकिस्तान गया हुआ था, मतलब पाकिस्तान का टूर लगा था, तो गैप काफ़ी हो गया बीच में। इस वजह से बीच में वीलॉग भी नहीं बना सका, तो काफ़ी दिन बाद अब मैं वापस रिटर्न हुआ हूँ। आप सबको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल पे। और हो सकता है कि काफ़ी इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो आपसे मिस हुई हैं। इंशाल्लाह वो सब अब आहिस्ता-आहिस्ता आप तक पहुंचती रहेंगी। वीडियो को लंबा वैसे भी बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली विज़िट वीज़ा, जो टर्की का विज़िट वीज़ा पाकिस्तान से जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी अपडेट्स हैं वो लेकर आया हूँ। जिसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं या स्पॉन्सर कर रहे हैं किसी को, और अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो किसको कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ठीक है? और वीडियो के एंड में एक और चीज़ भी बताऊँगा जो कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि विज़िट वीज़ा के ऊपर टर्किश एम्बेसी जो है वो वहीं से लिख कर भेजती है। रिमार्क्स होते हैं कि ये वीज़ा टीआरसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है? उसके बारे में भी मैं बात करूँगा और आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा भी, और वो क्या है, क्यों है, कैसे है, मैं सब कुछ बताऊँगा। चले आइए शुरू करते हैं अपना ये वीलॉग। उससे पहले आप सबसे गुज़ारिश है, अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। इंशाल्लाह सब तक वो इन्फॉर्मेशन जो देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। अच्छा, स्टार्ट करता हूं अपना वीलॉग कि टर्किश विजिट वीज़ा के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। देखें, सिंपल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि कंपलसरी हैं, पासपोर्ट, तस्वीर, और ये सब तो होता ही होता है। अब जो एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें क्या-क्या है, लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एक तो सबसे पहले आप सबको पता होगा कि टर्किश वीज़ा जो है बहुत पहले ही जेरिज़ जो ऑफ़िस था उससे शिफ्ट होकर उनसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। अब एनातोलियन ट्रैवल सर्विसेज़ जो है, एनातोलिया सर्विसेज़, वो इसको डील करती है। यानी वीज़ा ड्रॉप बॉक्स ऑफ टर्की जो है वो एनातोलिया हो चुका है। कराची में है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में, और भी काफ़ी सिटीज़ में है। आप उसकी वेबसाइट पे जाके पढ़ भी सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स भी देख सकते हैं, और सारी चीज़ें उसमें मेंशन है, फीसेस वगैरह सब कुछ। अच्छा, तो अब जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले मैं आऊँगा उनकी तरफ जो खुद अप्लाई करना चाहते हैं, यानी या सिंगल या फैमिली के साथ, ठीक है? अब जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, विज़िट वीज़ा टर्किश विज़िट वीज़ा इन 3 डेज़। 3 डेज़ क्यों कह रहा हूँ कि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, जो अभी मैंने अम्मी अबू का अप्लाई किया और कैसे किया और क्या हुआ और वो कितने दिन में आया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ। तो सबसे पहले जो खुद अकेले सिंगल अप्लाई करना चाहते हैं या फैमिली के साथ, ठीक है, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आप सबको पता है क्या क्या चाहिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप फैमिली हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट्स, जो 3 महीने की आपकी बैंक की स्टेटमेंट है वो लाजमी लगेगी विद स्टैम्प। ठीक है, विदाउट स्टैम्प नहीं चलती, क्योंकि अक्सर बैंक वाले कहते हैं कि कंप्यूटराइज जनरेटेड है, इस पे स्टैम्प की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्टेड नहीं होती। सेकंड, बैंक का मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेटर लगेगा। ठीक है, होटल बुकिंग जो रिजर्वेशन होती है, सिर्फ नॉट कंफर्म टिकट या कंफर्म होटल बुकिंग, ये दोनों चीज़ें जो हैं, होटल बुकिंग और रिजर्वेशन और टिकट रिजर्वेशन, आप जब भी अप्लाई कर रहे हैं उससे 1 महीने बाद का कम से कम टाइम रखें। ठीक है, वो ज़रूरी है। उसके अलावा आपकी जो है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है, जो कि मुख्तलिफ कंपनीज भी है। बेटर ये है कि आप एनातोलियन सर्विसेज से ही वो सर्विसेज अवेल कर लें, वहीं एट द टाइम ऑफ सबमिशन, जब आप सबमिशन करा रहे होंगे। और सबमिशन का भी इम्पोर्टेंट ये है, सबको पता होना चाहिए कि सुबह 9 से लेके दोपहर 3 बजे तक सिर्फ सबमिशन होती है, उसके बाद सबमिशन नहीं होती। पासपोर्ट कलेक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन सबमिशन सिर्फ सुबह 9 से 3 बजे तक होती है। अच्छा, तो बैंक स्टेटमेंट, रिजर्वेशंस जो होगी आपकी होटल और टिकट की, उसके अलावा इंश्योरेंस हेल्थ, ये जो आपके ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है वो हो गई। उसके अलावा जो है आपका, अगर तो आप बिजनेसमैन हैं तो अपने एक लेटर पैड पे, लेटर हेड जो होता है उस पे आप एक लेटर लिखेंगे अपने लिए, अगर सिंगल हैं, या फैमिली का है, सबको उसमें मेंशन करेंगे। और आप अगर उनको स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, मींस आप अपनी फैमिली के सारे एक्सपेंसेस खुद बेयर कर रहे हैं, तो आप वो बिजनेस की एक वो देंगे लेटर हेड, उसमें सारे नाम, पासपोर्ट नंबर वगैरह मेंशन करेंगे,
कितने डेज़ के लिए जा रहे हैं, इंश्योरेंस भी उसी हिसाब से बनती है, वो डेज़ मेंशन करेंगे और ये लाज़मी मेंशन करेंगे कि इन सब की जो मेरी फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, इनका एक्सपेंस मैं बेयर कर रहा हूँ और इनके सारे टिकटिंग, होटलिंग और जो भी है, और मैं टर्किश रूल को फ़ॉलो करूँगा और विदिन अपने टाइम पे वापस आऊँगा। ये बहुत लाज़मी है। अब इसके अलावा क्या कर दिया है कि आप जब अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करेंगे तो एफआरसी भी आपकी लगेगी, जो आपकी फैमिली की, जिसमें मेंशन होगा ऑलरेडी आपकी वाइफ भी, आपके बच्चे भी उसमें एंटर होते हैं, वो भी एक कॉपी लगेगी। और ये सेट सबका बनेगा, सबके साथ एक एक सेट, जो जो बताता जा रहा हूँ ये लगता जाएगा। अब अगर आप एम्प्लॉय हैं, कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर आपके, अच्छा सॉरी, ये बिजनेस वाले में एक चीज़ मैं भूल गया कि आपका एनटीएन अगर खुद अप्लाई कर रहे हैं, एनटीएन प्लस एक्टिव टैक्स पेयर होना ज़रूरी है। जो लास्ट ईयर का आपने टैक्स पे किया है, उसका जो रिसिप्ट होती है, गोशवारा जिसे हम कहते हैं, उसकी भी कॉपी साथ लगेगी। अगर आप वो नहीं हैं, बिजनेसमैन नहीं हैं, आप कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसकी एक एनओसी चाहिए होगी फिर। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट की तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से एक एनओसी जारी होती है, ठीक है, कि ये ट्रैवल कर सकते हैं और इजाज़त है और सब कुछ, वो रूटीन का काम है, पता होता है। जब आप एनओसी बनाएँगे ना आप डिपार्टमेंट से, जो भी एचआर डील करता है कोई भी, आपको अगर प्राइवेट किसी फर्म में काम करते हैं तो तब भी एक एनओसी टाइप वो लेटर पे लिख के देंगे, प्लस आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप, ठीक हो गया, और वही जो सैलरी अकाउंट है उसकी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, मेंटेनेंस बैंक का जो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है वो, और प्लस आपकी जो है एनटीएन, सिर्फ एनटीएन लगेगा। एनटीएन तो हर किसी का बना ही होता है ना, तो वो लगेगा। ये सैलरीड पर्सन के लिए जिनकी सैलरी आती है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है या आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो पहले ऐसा होता था, मैंने ऐसे सबमिट किया था, अपनी फैमिली के लिए किया था, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं जिन्होंने स्पॉन्सरशिप में सबमिट किया है। उसमें ये नहीं था कि आपको अपना रिश्ता जो है जिस जो एप्लीकेंट है उससे जस्टिफाई करना होगा, ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप होना चाहिए, पहले ऐसा नहीं था। पहले ये था कि आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्पॉन्सरशिप के, सारे यही स्टेटमेंट्स वगैरह और सारी बैंक की और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और एनटीएन और ये सारे टैक्स पेयर वगैरह चीज़ें आप लगा देते थे साथ में, और एक रिटर्न लिख देते हैं कि ये मेरे अंकल हैं, आंटी हैं, सिस्टर हैं, कज़न है, जो भी है, इनका एक्सपेंसेस मैं बेयर करूँगा। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब आपको अगर स्पॉन्सर करना है तो आपके ब्लड रिलेशनशिप के जो बंदे होंगे, फॉर एग्जांपल आपका एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ, जैसे मेरे अम्मी-अब्बू हैं, ऐसे ही ले लें। अगर उनको स्पॉन्सर करना है या तो मैं करूँगा, एफआरसी लगेगी साथ में, मेरी पर्सनल एफआरसी नहीं, जो मेरी फैमिली कट रही है, जो ऊपर से आ रही है मेरे अम्मी-अब्बू की, जिसमें मेरे अम्मी-अब्बू के साथ मेरा नाम है, मेरे बहन-भाइयों का नाम है, वो एफआरसी लगेगी, ठीक है? इन केस ऑफ स्पॉन्सरशिप सिर्फ एनटीएन भी चल जाता है, उसमें टैक्स पेयर की और वो रिसिप्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर तो फॉर एग्जांपल मेरी अम्मी-अब्बू को मेरा कोई कज़न, चचा का बेटा या कोई और भी जो जस्टिफाई हो सकता है एफआरसी में, तो वो फिर पूरा प्रूफ लगेगा एफआरसी का। फिर दादा की लगेगी कि भई ये मेरे चचा हैं, उनमें इनका नाम है, फिर अब्बू की लगेगी कि हाँ, ये बहन-भाई हैं। ट्री इस तरह कंप्लीट करना पड़ेगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो स्पॉन्सरशिप का अब ये रूल है। इसमें ये हो जाता है कि टैक्स पेयर की जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वो आप ना भी दें, सिर्फ एनटीएन अपना साथ लगा दें, तो तब भी काम चल जाएगा। अच्छा, अब बहुत से लोग पूछते हैं कि यार अमाउंट कितनी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए? देखिए, बैंक स्टेटमेंट का एक सिंपल रूल है, आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद ही अपना थोड़ी लॉजिकल थोड़ा वर्क किया करें। उसमें क्या होता है कि आप अपने सबसे पहले कैलकुलेट करें आपकी फैमिली कितनी है या आप इंडिविजुअल हैं। आप टिकट की वर्थ लगाएँ, आप होटल आप सर्च करते हैं, होटल बुकिंग अगर आप खुद बना रहे हैं या किसी से बना रहे हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि यार नॉर्मल 3 स्टार आपकी जो बजट है, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार जो भी बजट है, उसका क्या पर नाइट पड़ रहा है, आपका 10 दिन का टूर है, 15 दिन का, उसको टोटल कैलकुलेट करें। आप बाकी घूमने-फिरने, खाने का कैलकुलेट करें, तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी, लेट्स सपोज़ एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर लाख का टिकट है, लाख के होटल हो रहे हैं, 1 लाख आपका खाने-पीने का रख लिया, तो ये 3 लाख में आपका टूर हो रहा है, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो आप साढ़े 3 लाख, 4 लाख ऐसे कुछ 50,000, 60,000 लाख ऊपर शो करें क्लोजिंग बैलेंस में, और उसे फ़िलहाल निकालिएगा मत, ठीक है? बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि 0,0,0,0,0 ट्रांज़ैक्शन चल रही हैं, एकदम 6 लाख जमा किया, फैमिली का वीज़ा अप्लाई किया या अकेले किया, और जैसे ही स्टेटमेंट निकाल ली, किसी से लिया हुआ है या कुछ भी किया, ये अपने काम का है यार, ज़रूरत है, इतना 4-5 दिन में ब्लॉक नहीं कर सकता, मुझे ज़रूरत है, तो वो हम एकदम निकाल लेते हैं, तो वेरिफ़िकेशन होती है।
बेटर ये है कि कम से कम 4-5 दिन तो वेट करें अप्लाई करने के बाद आपका स्टेटमेंट में, ताकि वो अगर वेरीफाई भी करें तो पता हो कि ये बैलेंस है। और कोशिश करें कि आपका जो बैंक अकाउंट है, सैलरी बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी चल रहा होता है, डोरमेंट नहीं होता, जीरो पे नहीं चल रहा होता, वो रेगुलर बेसिस पे सैलरी आ रही होती है, निकल रही होती है, वो शो हो जाता है। लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो भी अकाउंट लगा रहे हैं, ऐसा अकाउंट लगाएं कि वो पिछले 3 महीने या 6 महीने में उसमें ट्रांजेक्शन्स चल रही हों, भले छोटी छोटी हों, 10,000, 20,000, 50,000, लेकिन उसमें आ रही हों और जा रही हों। या अगर किसी ने प्रिपेयर करना है, लेट सपोज मैंने आज से 3 महीने बाद या 4 महीने बाद मेरा प्रोग्राम है, या गर्मियों में प्रोग्राम है, छुट्टियों में यार मैंने अप्लाई करना है, तो अभी से ही जो आपका अकाउंट है, आपके पास कैश पैसे आते हैं ना, 10,000 आते हैं, 20,000 आते हैं, 50,000 आते हैं, तो आप उसमें अकाउंट के थ्रू यूज़ करें, फिर 1-2 दिन बाद उसको निकाल लें। इसी तरह आप शिफ्टिंग करते रहें, तो आपकी स्टेटमेंट भी बनती रहेगी और वो जीरो भी नहीं शो करेगा। फिर एंड में क्लोजिंग बैलेंस, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि क्लोजिंग बैलेंस का क्या फार्मूला है। जितना भी आपकी कैलकुलेशंस हो रही हैं, फैमिली का आप हिसाब लगा लें, अगर 3 बंदे हैं, 4 अफराद हैं, जितने भी हैं, उनकी होटल होगी, टिकटिंग होगी, सब कुछ जितना भी टोटल आ रहा है उससे कुछ 50,000 लाख का ऊपर ही कोशिश करें रख के शो कर दे, क्योंकि वो चेक करते हैं कि इन्होंने किस टाइप का होटल बुकिंग की है, क्या फ्लाइट रिजर्वेशन किस एयरलाइन की लगाई है, इसका क्या चल रहा है, क्या रेट है, तो वो सब कैलकुलेशन करके आपकी प्राइस देखते हैं कि इसके अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है, बेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते एक्सपेंस। ठीक हो गया। और सेकेंडली ये है कि जब आप सबमिट कर देंगे, ये केस जाएंगे वहाँ एनातोलिया में, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट डे या तो उसके अगले दिन आपको कॉल आएगी वेरिफिकेशन की। या तो अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपके जो डिपार्टमेंट है, जो नंबर लिखा है, वहाँ कॉल जाएगी, वेरीफाई करेंगे कि ये बंदा यहाँ काम करता है, कब से कर रहा है, क्या सैलरी, क्या डेजिग्नेशन, और ये फला फला, ये इस तरह पूछ लेंगे आपसे। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपने अपना ही नंबर दिया, तो आपको ही कॉल आएगी, या तो किसी और का भी दिया हुआ है, ऑफिस प्रॉपर ऑफिस होते हैं ना, तो वो दे देते हैं कि यार एडमिन के या एचआर के या इस तरह नंबर जो भी डील करते हैं इन चीज़ों को, तो उनको कॉल जाएगी, वेरिफिकेशन होगी। तो नॉर्मली आजकल 10 से 15 दिन में जो वीज़ा मिल रहे हैं, जिनको इश्यू हो रहे हैं, तो वो केसेस आ जाते हैं, बल्कि इससे जल्दी भी आ जाते हैं। मैंने अपने अम्मी अबू का सबमिट कराया है डेट्स के साथ, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, बल्कि चल भी रहा होगा कि आई थिंक 23 को या 24 को सबमिट किया, और वो 26 को स्टिकर पेस्ट हो चुका हुआ था। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट सारे पूरे थे, स्टेटमेंट वगैरह, स्पॉन्सरशिप सब तरतीब से लगी हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप इंशाल्लाह इस तरह अगर सही प्रॉपर केस जमा करवाएंगे तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आजकल गर्दिश कर रही है, काफ़ी अरसे से मैं सुन भी रहा था कि अब पाकिस्तान से जितने भी विजिट वीज़ा लग रहे हैं, उसके नीचे रिमार्क्स में आ रहा है कि इस पे टीआरसी एप्लीकेबल नहीं है। उसकी क्या हकीकत है, मैंने आपको ये वीज़ा दिखाया है और अब फिर दिखा रहा हूँ, ब्लर किया हुआ है बाकी सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसके रिमार्क्स मैंने क्लियर दिख रहे हैं, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। रिमार्क्स आ रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक कुछ अगर टेरिटरी होगी, कोई जगह होगी या कोई एरिया होगा, उसमें वो रिमार्क्स दे रहे हैं, या स्पेसिफिकली किसी पे उनको शक है। अगर आप अकेले आ रहे हैं, कम उम्र हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, ट्रैवल हिस्ट्री है, लेकिन उनको ये शक हो जाए फिर भी थोड़ा बहुत, यार ये वहाँ गड़बड़ ना करे या कुछ और प्रॉब्लम ना हो या यूरोप की तरफ ना निकले, तो उनके वो रिमार्क्स लिख देते हैं कि वो ज़्यादा स्टे नहीं करेंगे, बस जाएंगे और अपने टाइम पे, विद इन टाइम पे आएंगे। लेकिन हर किसी का ये नहीं आ रहा, ये सिर्फ मेरे केस में नहीं है, मैंने और भी बहुत सारे देखे, लेकिन वो मैं शेयर नहीं कर सकता। मेरे पास प्रूफ्स भी हैं और वीज़ाज़ भी हैं, लेकिन वो प्राइवेसी होती है, मैं हर किसी का तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मोस्टली जितने के भी देखे मैंने, किसी का कोई रिमार्क्स नहीं लिखा हुआ, सेम एज इट इज़ मेरी तरह। अब आगे जाके टीआरसी मिलना ना मिलना, रिजेक्ट होना, उसकी सख्ती क्या, पॉलिसीज़ हैं, क्या चेंज हुआ है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन ये कहना कि हर किसी के उस पे बस वो लिखा जा रहा है और रिमार्क्स आ रहे हैं कि भाई हाँ टीआरसी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये बात गलत है। ये इस तरह ऐसा कुछ भी नहीं है। रिमार्क्स लिख रहे हैं वो लोग, टीआरसी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस वीज़ा, बट वो एक स्पेसिफिक सिनेरियो, स्पेसिफिक टेरिटरी, स्पेसिफिक बंदों के लिए है, वो हर किसी के लिए नहीं है। ठीक हो गया। तो आई थिंक ये आज की इन्फॉर्मेशन थी। इनमें फिर भी अगर कुछ भी समझ ना आए वीज़ा के रिगार्डिंग, अप्लाई करने के रिगार्डिंग, कोई अगर प्रॉब्लम हो, कोई कुछ हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ़ीस वगैरह अक्सर लोग पूछते हैं, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20,000 21,000 तो फ़ीस है ही है।
ठीक है, बाकी इंश्योरेंसेस वगैरह ये वो चीज़ें होती हैं। आप ज़ाहिर बात है अगर खुद नहीं है टाइम आपके पास या आपको समझ नहीं आती, आप किसी एजेंट के थ्रू जाएँगे तो वो अपनी जो सर्विस चार्जेज़ हैं वो भी डालेंगे और कमीशन भी वो भी बना कर देंगे, इंश्योरेंस वगैरह भी। तो हो सकता है 25,000 या 30,000 आपसे पर पर्सन या पर फाइल आपसे चार्ज करें, क्योंकि होटल रिजर्वेशन, बुकिंग्स, ये सारी चीज़ें वो सब कुछ आपको फाइल अगर कंप्लीट बना के दें, तो वो हर किसी का अपना काम है। तो ये सारे प्रोसेस है अपना तुर्की विज़िट वीज़ा का। बाकी इंशाल्लाह आपके साथ इन टच रहूँगा अभी यहाँ के टीआरसी की जो अपडेट्स हैं और क्या हो रहा है, क्या आजकल सिचुएशन है और क्या-क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, क्या-क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, ये सब इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स में मेरे मिलती रहेंगी आपको। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, अपने अज़ीज़, अपने प्यारे, अपने बुज़ुर्गों का, अपने बच्चों का, सबका ख़्याल रखिएगा और खुश रहें, महफूज़ रहें। फ़ी अमान अल्लाह।